नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त आरओ यानी यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एग्ज़ाम का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये घटना चक्र का बुक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि घटना चक्र की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरओ के लिए और यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, जुड़ जाइए इस सीरीज से और फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन, ध्यान देना, हर एक प्रश्न को तोड़ के पढ़ा करो छोटे छोटे करके, और उस प्रश्न का इंपॉर्टेंस शब्द पर गौर किया करो। जैसे कि इसमें पूछा गया कौन निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक रहा है। यानी कि इसमें जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है, इनमें सैयद अहमद का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आप पहली चीज़ आपको मालूम चल गया सवाल के द्वारा। ठीक है, अब इसके साथ कौन थे ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके उत्तर का, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ दो नाम दिया गया, ए में है अब्दुल अजीज, बी में है मोहम्मद उल हसन, लेकिन इसमें दो और नाम है, जैसे कि सी में है राजा शिव प्रसाद और डी में है गोविंद दास। इसका सही उत्तर होगा जो है आपका, वो होगा सी, यानी राजा शिव प्रसाद जी इनके साथ में थे। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, ध्यान देना। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में हुई थी। इसमें सर सैयद अहमद खान जो नाम यहाँ दिया गया, उनके साथ साथ बनारस के जो राजा थे, राजा शिव प्रसाद सिंह, जिनकी बात अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में किया है, ने की। ठीक है, और ध्यान देना, एक मिनट। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाए आपसे कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है क्यों की गई थी, तो ये चीज ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। इनका यह मकसद था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है और मुस्लिम समुदाय, उनके बीच की कहीं ना कहीं एक घनिष्ठता लाया जाए, और भारतीय कांग्रेस का विरोध भी ये लोग कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए सवाल को। यहाँ पे सवाल में दो सूची दिया गया, एक सूची नंबर 1 है, दूसरे में दो सूची है, वो नंबर 2 है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो नाम दिए गए, 4 नाम ABCD, जैसे इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। अब ये तो हो गया संस्था, कुछ संस्था के नाम है। और सूची नंबर 2 में इसके संस्थापक कौन, यानी कि इसकी स्थापना किसने की, उनके नाम दिए गए हैं ये। अब बताना है कौन सा सही है। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन, तो इसका संबंध होगा पॉइंट नंबर 2, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। यानी अगर कभी पूछा जाए भविष्य में कोई सवाल कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी तरह बी का संबंध होगा जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसका संबंध होगा 3 से महादेव गोविंद रनाडे। तीसरा है बंबई प्रेसिडेंसी का संबंध होगा फिरोज शाह मेहता से। कभी पूछा जाए बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह मेहता ने। डी है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना किसने किया, आनंद चारुलू ने। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। ये जो सवाल है, इसमें पहला पॉइंट यानी कि जो पॉइंट नंबर ए है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जो आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है पूरा, और इसी का यहां नीचे दिया गया है कारण, जो कि पॉइंट मतलब जो दूसरा कथन है आर में, उसको आर दिया गया, मतलब कारण। अब ये बताना कि जो ये है क्या ये सही है, और क्या ये वाला भी सही है आर वाला, या फिर ए का जो नीचे कारण दिया गया है ये, क्या ये इससे संबंधित है कि नहीं। खैर अभी मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान देना। ए में लिखा गया कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये बात इसमें दिया हुआ है। अब हम ये पढ़ेंगे इसका कारण, क्या ये इसका कारण यहां पे है या नहीं। आर में है कि
वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। क्या दादा भाई नौरोजी का ये मानना था या नहीं? यहाँ पर दिया गया है कारण। इसका उत्तर दोस्तों सही होगा पॉइंट नंबर सी वाला। इसका मतलब ए और आर दोनों पॉइंट से, यानी कि अगर बात करें तो ए में जो लिखा हुआ है ये भी सही है, आर में जो लिखा हुआ है ये भी सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ये जो यहाँ पर दिया गया, यानी कि आर में जो बात लिखी गई है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये बात सही लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में जो पॉइंट नंबर ए में दिया गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा जानकारी ले लो इस पॉइंट के बारे में, ये तो हो गया बात सवाल का। अब देखो, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कभी भी सवाल ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा इस बार कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये होगा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए इसको याद करने का आपका तरीका यही है, क्योंकि देखिए इस सामने दिया हुआ है दादा, तो दादा हम किसको बोलते हैं? जो जो हमारे बाबा होते हैं, दादाजी, और इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन से आप याद कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। किस चीज का गठन किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। वो कहाँ किया था? लंदन में किया था। कब किया था? 1866 में। ये चीज ध्यान देना। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य जो था इनका, वह यह था कि भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्या था? पॉवर्टी मतलब कि कह सकते हो गरीबी से संबंधित था, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉवर्टी। तो इसका जो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये चीज भी ध्यान देना आप सभी लोग। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको एक एक लाइन का एक एक शब्द की चीजों को बता रहा हूं, शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मिलेगा, तो इसका लाभ उठा लो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो फिर ऐसा वीडियो नहीं मिलता जल्दी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? सही उत्तर होगा सी, बंबई में। ठीक है, सही उत्तर होगा सी, बंबई में। अब ये कब हुआ था, क्या क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात करें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में हुई थी। ये चीज आपको मालूम होगा जरूर, नहीं मालूम है तो जान लो, 1885 में स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि ए ओ होम द्वारा की गई थी। जो ये स्थापना थी, ये अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा की गई थी, तो ये होगा ए ओ होम, ए ओ होम के द्वारा यह स्थापना की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। उस समय के ये आईएएस ऑफिसर थे, जो आज कहा जाता है डीएम। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 28 से 30 दिसंबर तक 1885 को बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। कहां पर किया गया था? बंबई में तो किया गया था, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि मुंबई में कहां भैया, कहां किया गया? तो आपको यह बताना है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक है, इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, यानी कि WC बनर्जी जी ने। अब यहां पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जो कांग्रेस की स्थापना थी 1885 में, वो तो किया था A.O. होम ने, जिस अभी हम लोगों ने जो लिखा, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता थी, जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसका अध्यक्षता यानी कि इसको किसने लीड किया था, तो वो होगा WC बनर्जी जी ने, जो कि भारतीय थे। ध्यान देना। आगे बात करें अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा A.O. होम। अगर यह पूछ लेता कि इसकी अध्यक्षता जो हुई थी, पहला अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्या होता? WC बनर्जी। लेकिन यहां पूछा क्या गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव या फिर इसकी स्थापना किसने की, तो A.O. होम होगा। समझ में आया? और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। खैर वही चीज है जिसकी सभी हम लोगों ने बात किया कि ये महासचिव यानी कि स्थापना इन्होंने की, और पहला अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? अब अध्यक्ष पूछा गया, अभी हम लोगों ने बात किया, तो अध्यक्ष क्या होगा? WC बनर्जी। SN बनर्जी मत लगा देना भाई साहब, WC बनर्जी होगा। अगर ये पूछ ले कि महासचिव कौन था, इसकी स्थापना किसने की, तो A.O. होम होगा। आगे बात करें। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इसमें सबसे पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है सर्वप्रथम। जहां पर भी सबसे पहले, सबसे बड़ा या फिर
महिला, मुस्लिम, दलित, ये सब चीज़ें आ जाए ना कि पहले दलित के नेता कौन थे, पहली महिला कौन थी जो ये बनी, पहले मुस्लिम, तो ये सब सवाल अपने आप में आपको मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। जिसको नहीं, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ये ले लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव, ध्यान देना ध्यान देना, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी को ही प्राप्त हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अब आपको यहां पर थोड़ा सा रुक जाना है और चीजों को समझना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको मालूम हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर पूछ लिया जाए कभी भविष्य में कि ये कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो आपको बताना है तीसरा अधिवेशन जब हुआ था 1887 में, 27 से लेकर 30 दिसंबर तक, उस अधिवेशन में मद्रास में, जहां ये हुआ था मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था, वो भी कौन सा? तीसरा अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष थे। ये चीज आपको एकदम क्लियर चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि सवाल कभी भी घूम के पूछ सकता है। तो देखो, एक सवाल में आपको 6 से 7 पॉइंट मिल जाते हैं, इसी तरह सवाल आगे बनाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करें अगले सवाल के बारे में, तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होगा बी, जॉर्ज यूले। ध्यान देना, क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यहां निर्वाचित लिखा गया, तो इस शब्द पे ध्यान देना। एक मिनट, तो इसका उत्तर होगा बी, जॉर्ज यूले। अब देखो, इसमें थोड़ा सा हम बात करें अगर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये कौन से नंबर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? तो ये फोर्थ वाला, यानी चतुर्थ। और तीसरे नंबर पर कौन किया था? अभी हम लोगों ने बात किया था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में उसका संपन्न हुआ था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इसमें हल्का सा आपको हो सकता है कि धुंधला नजर आ रहा होगा। खैर, इसमें कोई बात नहीं, मैं चीजों को बोल के ही पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ये भाई साहब लिख लो, इस बार का एकदम पॉइंट टू पॉइंट मतलब रखा हुआ सवाल है, क्योंकि देखो कितना यूनिक सवाल है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध ही नहीं रहा उनका? सही उत्तर होगा डी, सर सैयद अहमद। ठीक है। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, ये चीज ध्यान देना। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे उस समय, ये चीज ध्यान देना सर सैयद अहमद। आगे बात करें अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कभी नहीं चुना जा सका। अब यहां पे शब्द देखो क्या लिखा है, नहीं चुना जा सका, यानी कि कहीं ना कहीं चुनने का कुछ ना कुछ रीजन, ना चुनने का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अगर ये हुआ होता सवाल में कि कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो ये अलग बात है। और लेकिन यहां क्या लिखा है? चुना जा सका। खैर, इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे विस्तार से। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा वो है आपका, एक यहां पे चार पॉइंट है। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है एनी बेसेंट, और सी है मोतीलाल नेहरू, और डी है बाल गंगाधर तिलक। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो होगा डी, बाल गंगाधर तिलक ही थे, जिनको कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। इसके पीछे का कारण भी है, आप सभी को मालूम है। खैर, इसके बारे में थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी आपको बता देता हूं। ये लोग एक अग्रम दल के नेता के रूप में थे, जैसे मतलब उग्र नेता के रूप में थे। ठीक है। खैर, इसके बारे में कई सारी बातें जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, और आने वाले वीडियो में जब मैं हिस्ट्री आप सभी को बढ़िया से पढ़ाऊंगा उसमें इसमें विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, इनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। क्या है कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। केसरी और मराठा दो साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करते थे। इनको प्रकाशित करने का काम बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इनके द्वारा ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये ध्यान देना। आइए आगे बात करें अगले सवाल पर। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सही उत्तर होगा सी, बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। यह अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी ने किया था। अब थोड़ा सा जानकारी ले लो कि भाई साहब क्या कैसे क्या मामला है। तो देखो, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में, जो यहां पर दिया गया है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी। सरोजिनी नायडू वर्ष
25 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्ष बनी थी। आपको मैं एक साथ दो तीन चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिलहाल तो ये तो हो गया महात्मा गांधी जी के बारे में, और मैंने अभी क्या बताया आपको, सरोजिनी नायडू जी के भी बारे में बताया, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बताया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया। देखो एक सवाल में आपको कितने सवाल मिल रहे हैं, मैं एक ही सवाल अगर मैं चाहता तो ये बताता उत्तर, कहते थे भैया चलो अगले सवाल में बढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कई चीजें मालूम हो। कभी भी सवाल पूछे तो आप ये ना रहे कि आप चीजों को ना कर पाओ, आप फंस जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस ताबड़तोड़ उत्तर आपको देना ही देना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया, नहीं माफ करिए, ये दूसरा वो है सवाल है। हाँ, अरे चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वो वाला देखो, अब ये सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कहेंगे सर अभी आपने ये बताया कि श्रीमती सरोजिनी नायडू जी जो है कि अध्यक्ष बनी थी, और यहां पे आप कह रहे हैं कि इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट, तो कैसे हम याद करें। अब देखो छोटा बारीक पॉइंट है, इस चीज को आप हमेशा दूर कर लेना। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय महिला थी, और मैंने अभी इससे पहले बात किया कि सरोजिनी नायडू जी जो थी वो 1925 में जब कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसमें ये पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे भारत का नाम नहीं लिया गया कि भारत की महिला, यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे अगर ये होता कि भारत कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष तो होता सरोजिनी नायडू जी, लेकिन पूछा क्या गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो ऐसे और वैसे में फर्क है। और क्यों ये श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं, क्योंकि ये 32वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। कहां हुआ था, कलकत्ता में। और जबकि श्रीमती सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय महिला थी और इनकी अध्यक्षता हुई थी कानपुर में, वो भी 40वें अधिवेशन में जो कि 1925 में हुआ था। तो इतना अंतर है, ये चीज भूलना मत। ये सब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब नॉर्मल चीजें हैं, खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल है, यहां पर दो सूची दिया गया है, कुछ सूची में जो है अध्यक्ष के नाम, एक रुक जाओ, जैसे ये है एक सूची में अध्यक्ष के नाम, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभा है, तो ये किस किस अधिवेशन में या किस किस जगह पर जो सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की। अभी हम लोगों ने बात किया तो कानपुर का तो संबंध हो जाएगा भाई सरोजिनी नायडू जी से, अभी हम लोगों ने बात किया। अब्दुल कलाम आजाद जी का संबंध होगा रामगढ़ से, ये 1940 में। हो सकता है कि रामगढ़ आप सभी को साफ ना दिख रहा हो, तो मैं बता दूं अब्दुल कलाम आजाद जी का संबंध होगा रामगढ़ में 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस की सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया। बी है सरोजिनी नायडू, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, कानपुर। तीसरा है सी मोतीलाल नेहरू जी, तो इसका संबंध होगा अमृतसर 1919। और डी है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका संबंध होगा बी मतलब पॉइंट नंबर 2 बंबई 1934 में, ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पर आपके सामने दो सूची दिया गया, ठीक है, पहला सूची दूसरा सूची। इसमें सवाल में क्या है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न, एक सवाल रुको कलर चेंज कर लूं थोड़ा। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में बात किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो बताना है कौन से स्थान पर कब कब हुआ था। तो दोस्तों पहला जो है मेरठ अधिवेशन, ये हुआ था आपका 1946 में, ठीक है। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, जो कि ये वाला होगा डी नंबर 4। यहाँ पे आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कानपुर का संबंध होगा 1925 से। क्या होगा 1925 से, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मुझे मालूम है। सी है लखनऊ, इसका संबंध होगा 1916 से। और डी है जो वहां पे डी में जो नाम दिया गया वो है बनारस, उसका संबंध होगा 1905 से। तो ध्यान देना, डी बनारस नहीं आप सभी को दिख रहा होगा सही से, मैं बता दे रहा हूं 1905 में। दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई कंफ्यूजन डाउट कोई परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, उससे संबंधित आप सभी का निवारण किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद जय भारत।